नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से विश्व की भाषाएं और उसके वर्गीकरण के बारे में। इसके पहले हमने भाषा की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को पढ़ लिया था, तो आज हम विश्व की भाषाओं और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व की भाषाएं किस प्रकार से हैं, कितनी भाषाएं हैं, वर्गीकरण उसका किस आधार पर किया जाता है और कौन कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य बिंदु आते हैं। तो कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, यानी कि लगभग मान सकते हैं इसको 3000। तो किंतु विद्वानों ने अनुमानतः इसकी संख्या कुल 3000 बताई है। जैसा कि अभी भी हमने कहा कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, अनुमान के आधार पर विद्वानों ने उसकी संख्या लगभग 3000 बताई है। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। अब भाषाओं की बात करें और उसके वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है और कहा गया है कि 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, जिसके आधार पर विश्व की सभी भाषाओं का इन्हीं 2 विभागों से, इन्हीं 2 प्रकारों से उसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो है आकृति के आधार पर और दूसरा है परिवार के आधार पर। आकृति मूलक वर्गीकरण को प्रथम स्थान दिया गया है और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति से तो देखिए आप समझ ही सकते हैं, उसका आकार, प्रकार, रूप, रचना, ये सब इत्यादि आकृति के हिसाब से जो वर्गीकरण किया गया है, मतलब मूलतः आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको हम आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा एक परिवार की, मतलब एक समान सी जो भाषाएं दिखती हैं उनको पारिवारिक वर्गीकरण उनके हिसाब से रखा गया है। तो 2 प्रकार से बांटा गया है, एक आकृति के हिसाब से और दूसरा परिवार के हिसाब से। पहले देखेंगे हम कि आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। और आप हिंदी विषय से यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उसको 2 प्रकार से बांट दिया गया है। एक आकृति के आधार पर बांट दिया गया और एक परिवार के आधार पर। आकृति यानी आकार प्रकार के आधार पर, परिवार यानी एक समान की जो भी भाषाएं थी एक परिवार के अंतर्गत उसको रखा गया। अब आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है, इसको मूलतः देखेंगे रूपात्मक के रूप में, रचनात्मक के रूप में, व्याकरणिक वाक्यात्मक के रूप में, पदात्मक के रूप में, पदाश्रित के नाम से ये सभी जाने जाते हैं। कौन? आकृति मूलक वर्गीकरण। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि देखिए, रूप यानी कि उसका आकार क्या है, रूप रचना क्या है, इसलिए आकृति मूलक को रूपात्मक भी कहते हैं। रचनात्मक देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी रचना कैसे हुई है, उसका आकार प्रकार कैसे निर्मित हुआ है, तो आकृति मूलक है वो। वही व्याकरणिक वाक्यात्मक भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इसका किस प्रकार का आकार स्थापित किया गया है, किस प्रकार की व्याकरणिक उसमें स्थितियां हैं, वो आकार प्रकार की बात है, तो इसलिए उसको आकृति मूलक भी कहते हैं और व्याकरणिक वाक्यात्मक भी कहते हैं। वही पदात्मक यानी कि पद यानी कि शब्द के साथ जब अब कारक चिन्ह लगे रहते हैं तो वो पद कहलाते हैं, तो पदात्मक भी कहा जाता है आकृति मूलक को। वही पदाश्रित के नाम से भी आकृति मूलक वर्गीकरण को जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सभी नाम है आकृति मूलक के। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप अर्थात पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। अर्थात वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई है उसको देख करके, और रूप रचना या रूप रचना कह सकते हैं या फिर आप पद रचना भी कह सकते हैं, जिसमें शब्द के साथ कारक के चिन्ह लगे होते हैं तो वो पद रचना हो जाती है। तो पद रचना के आधार पर या वाक्य रचना के आधार पर मानकर, ये आधार को मानकर ही जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? प्रोफेसर स्लेगल। स्लेगल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रोफेसर स्लेगल ने ही सबसे पहले विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब हम यहाँ पर आकृति मूलक वर्गीकरण का जो वंश वृक्ष है, अर्थात इसका जो वर्गीकरण और भी विस्तार से किया गया है यहाँ पर, उसको देखेंगे।
तो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत जो भी भाषा होती है उसके दो रूप होते हैं। एक होता है अयोगात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। अयोगात्मक का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जिसमें किसी चीज़ का योग ना हो, किसी चीज़ का जुड़ाव ना हो, अयोग हो, ठीक है, तो अयोगात्मक। और दूसरा है योगात्मक, यानी कि जिसमें जुड़ाव हो। अब ध्यान देने की बात यह है कि जुड़ाव किस चीज़ का, योग किस चीज़ का। तो योग है आपके अर्थ का और अर्थ के साथ उसके संबंध का, अर्थात जब अर्थ और संबंध आपस में जुड़ते हैं तो योगात्मक होता है, और जब अर्थ और संबंध आपस में नहीं जुड़ते तो अयोगात्मक होता है। तो अयोगात्मक तो वैसे ही अयोगात्मक है जिसमें कोई जुड़ाव ही नहीं है, तो इसके कोई भी भेद आगे नहीं है। हम योगात्मक के विभिन्न भेदों को देखेंगे। तो योगात्मक के भी पुनः देखिए 3 भेद हो जाते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। हम आगे चल के और विस्तार से भी पढ़ेंगे कि अश्लिष्ट क्या है, श्लिष्ट क्या है और प्रश्लिष्ट क्या है। फिलहाल हमने ये जाना कि जहाँ पर वाक्य में संबंध और अर्थ, यानी कि जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, तो राम ये शब्द हुए और यहाँ संबंध तो क्या हुआ, ने, को, ये सारे संबंध। तो जब अर्थ और संबंध आपस में जुड़े होते हैं, उनका योग होता है वाक्य में, तो योगात्मक वाक्य कहलाता है। योगात्मक के अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट 3 भेद होते हैं। इन भेदों को मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो भाषा के भेद पूछे जाएंगे। अयोगात्मक और योगात्मक 2 भेद हो गए भाषा के। अयोगात्मक का कोई भेद नहीं है, लेकिन योगात्मक के हैं। योगात्मक के 3 भेद हो जाते हैं फिर से, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। बात की जाए अश्लिष्ट की तो इसके फिर 4 भेद हो जाते हैं। श्लिष्ट के पुनः 2 भेद होते हैं और दोनों के भेद संयोगात्मक, वियोगात्मक। इन दोनों भेदों में ये दोनों भेद टूटे होते हैं, अर्थात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये 2 भेद हुए श्लिष्ट के। अंतर्मुखी के भी 2 भेद संयोगात्मक, वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के भी 2 भेद संयोगात्मक, वियोगात्मक। वहीं प्रश्लिष्ट की बात करें तो पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट ये 2 भेद हो जाते हैं, यानी कि अश्लिष्ट के 4 भेद हुए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांतक योगात्मक। मूलतः 4 भेद हुए अश्लिष्ट के। श्लिष्ट के 2 भेद हुए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और इन दोनों के फिर 2 भेद हो गए, संयोगात्मक, वियोगात्मक, इसके भी संयोगात्मक, वियोगात्मक। और प्रश्लिष्ट के भी 2 भेद हो गए, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक है, अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे कि ये अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट ये सभी चीज़ें क्या है। तो देखिए, आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे जो अभी वर्गीकरण हमने ऊपर पढ़ा था। अयोगात्मक से शुरू करेंगे। तो अयोगात्मक जो भाषा होती है इसको कह सकते हैं एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान भाषा, अर्थात इसमें एक अक्षर होते हैं, इसमें कोई जुड़ाव नहीं होता है, ये निरवयव होते हैं, या इसको स्थान प्रधान भाषा भी कहा जाता है। किसे? अयोगात्मक को। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। विशिष्टताओं की बात करें तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय। अब देखिए, प्रकृति और प्रत्यय जो है ये संस्कृत से ये शब्द आए हैं भाषा के लिए। कहते हैं ना, जैसे कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, तो जिस प्रकार धातु होता है उसी प्रकार प्रत्यय भी होता है। प्रकृति अर्थात उसका गुणधर्म होता है। तो यही कहते हैं कि जब प्रकृति और प्रत्यय, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो अर्थ तत्व और संबंध तत्व पुकारा जाता है। प्रकृति और प्रत्यय को क्या कहा जाता है? अर्थ तत्व या अर्थ तत्व और संबंध तत्व। तो जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व का जब संयोग नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वाक्य राम ने रावण को मारा, इसमें संयोग तत्व भी है, अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें अर्थ तत्व भी है और संबंध तत्व भी है। किसने किसको मारा है पता चल रहा है और इस वाक्य का एक अर्थ भी निकल रहा है। जबकि अयोगवाह जो या फिर अयोगात्मक जो भाषा होती है उसकी विशिष्टता होती है कि इसमें ना तो अर्थ का संबंध होता है और ना ही संबंध तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात अर्थ तत्व और संबंध तत्व इन दोनों का कोई संयोग नहीं होता है। ऐसी भाषा होती है अयोगात्मक भाषा। तो
इसकी विशिष्टता ही है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या कह लीजिए अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है। और स्वतंत्र शब्दात्मक कौन सी भाषा होती है? तो चीनी भाषा होती है, तिब्बती भाषा होती है, बर्मी, सुदामी आदि ये जो भाषाएं हैं ये सभी स्वतंत्र शब्दात्मक भाषाएं होती हैं। ये शब्द इन सभी भाषाओं का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि परीक्षा में भाषाएं भी आती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा अयोगात्मक भाषा है। तो आपको पता होना चाहिए चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी ये क्या है? अयोगात्मक भाषा है, यानी कि इसके जो भी शब्द होते हैं ये स्वतंत्र शब्दात्मक होते हैं भाषा में। दूसरा जो है वो है योगात्मक भाषा। ठीक इसके विपरीत इसमें प्रकृति और प्रत्यय या कह लीजिए अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। ठीक है, और ये संबंध होने के कारण ही आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही एक वाक्य से बताया, राम ने रावण को मारा। इसमें अर्थ और संबंध दोनों का संयोग हो रहा है, एक अर्थ की भी पुष्टि हो रही है और दोनों का संबंध भी समझ में आ रहा है। अब जब बात करें अयोगात्मक की, तो अयोगात्मक में कोई भेद नहीं था, पर योगात्मक में भेद है। अब देखिए योगात्मक जो है, योगात्मक भाषा के हमने पढ़े 3 भेद, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो पहला जो अश्लिष्ट है इसके 4 भेद है। ठीक है, पहले हम जान लेंगे कि अश्लिष्ट क्या है। तो जब हम प्रत्यय और प्रकृति की बात करते हैं तो अश्लिष्ट में प्रत्यय प्रधान भाषा होती है। अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान कहने का मतलब क्या हो गया? संबंध तत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रधान होता है ऐसी भाषाओं में। और ऐसी भाषा कौन सी है? तुर्की है। ठीक है, ऐसी भाषा है काफिर, जुलू, संताली, कन्नड़, मफोर। ये सभी भाषाएं जो क्या है? प्रत्यय प्रधान भाषा होती है। प्रत्यय प्रधान भाषा यानी कि संबंध तत्व जिसमें अधिक होता है, जो संबंध बतलाते हैं ऐसी भाषाओं में संबंध तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सभी भाषाएं क्या है? अश्लिष्ट भाषाएं हैं। इनमें देखिए 4 भेद हो गए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अति योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। ठीक है, पूर्व योगात्मक में प्रत्यय जो होता है वो प्रकृति के पूर्व में लगता है, मध्य चुकी है तो प्रकृति के बीच में लगता है प्रत्यय, अंत है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यय जो है वो प्रकृति के अंत में लगेगा। और पूर्वांत योगात्मक में प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत दोनों में जुड़ते हैं। ठीक है, पूर्व में भी जुड़ते हैं और वह अंत में भी जोड़े जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से प्रत्यय पर आधारित होता है। ठीक है, प्रत्यय पर आप किसी में भी देखेंगे उदाहरण में तो प्रत्यय से जुड़ी ही बातें आपको मिलेंगी अश्लिष्ट में। ठीक है, तो ये अश्लिष्ट से आप जान के रखिए कि प्रत्यय प्रधान भाषा होती है। 4 इसके भेद होते हैं और ये सभी किस में आ रहे हैं? अश्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आ रहे हैं। योगात्मक का हम दूसरा भेद देखेंगे, कौन सा भेद है वो? श्लिष्ट योगात्मक। अब देखिए अश्लिष्ट के बाद हम कौन सा देख रहे हैं? श्लिष्ट भाषा, श्लिष्ट योगात्मक भाषा। क्योंकि योगात्मक के 3 भेद हुए थे, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं श्लिष्ट। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, अर्थात इसमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से ये मिले हुए होते हैं। कौन? श्लिष्ट। ठीक है, श्लिष्ट के 2 भेद होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के 2 भेद होते हैं। संयोगात्मक वियोगात्मक अंतर्मुखी का भी भेद है और संयोगात्मक वियोगात्मक बहिर्मुखी का भी भेद है। अंतर्मुखी क्या होता है हम जान लेंगे। इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं, मतलब आपस में ये बीच में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं, अंतर्मुखी होता है, बिल्कुल अंतर रूप से घुला मिला होता है। ठीक है, संयोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। और ये कौन सी भाषा है? अरबी भाषा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि इनमें से कौन सी भाषा श्लिष्ट संयोगात्मक है? तो श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है अरबी। वही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा श्लिष्ट वियोगात्मक है? तो हिब्रू भाषा श्लिष्ट वियोगात्मक है। संयोगात्मक में आपने देखा कि इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है और वियोगात्मक में क्या होता है? इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, यही प्रत्यय का दोनों में अंतर है। संयोगात्मक में नहीं लगा जबकि वियोगात्मक में लगा। ठीक है, क्या लगा? प्रत्यय लगा।
अंतर्मुखी कहने से आपने समझा प्रकृति व प्रत्यय बीच में आपस में बहुत घनिष्ठता से घुल मिल जाते हैं, पता नहीं चलता, ठीक है, कि कौन प्रकृति है कौन प्रत्यय। वही हम जब बहिर्मुखी की बात करेंगे तो इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी कहने का मतलब ये कि बाहर या बाद में, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय जो होगा वो प्रकृति के अंत में लगेगा या फिर बाद में लग जाएगा, जबकि अंतर्मुखी में हमने क्या पढ़ा था कि ये बीच में लगे होते हैं, घुले मिले होते हैं, जबकि बहिर्मुखी बाद में लगे होते हैं या अंत में लगे होते हैं, ठीक है। इसमें भी संयोगात्मक और वियोगात्मक दो है। संयोगात्मक में क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है और वियोगात्मक में प्रत्यय प्रकृति से अलग किया जाता है, अलग लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्यय प्रकृति के साथ जो जुड़ा होता है जिसमें आता है हमारा संस्कृत, ठीक है। हमारी संस्कृत भाषा क्या है, संयोगात्मक भाषा है, श्लिष्ट संयोगात्मक कहते हैं हम संस्कृत को। वही बात की जाए हिंदी, अंग्रेजी और बंगला, ये तीनों क्या है, श्लिष्ट वियोगात्मक, यानी कि ये जो प्रत्यय है यानी कि जो आपका अर्थ तत्व है वो संबंध तत्व से अलग लगाया जाता है, ठीक है। तो वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के अलग से लगता है। हिंदी, अंग्रेजी और बंगला ये तीन भाषाएं इसी वियोगात्मक के अंतर्गत आती है, श्लिष्ट वियोगात्मक के अंतर्गत। वही संस्कृत श्लिष्ट संयोगात्मक के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला जो हमारा भेद है योगात्मक का वो है प्रश्लिष्ट। अब प्रश्लिष्ट क्या होता है, यह समास प्रधान भाषा होती है। प्रश्लिष्ट यानी कि जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि प्रश्लिष्ट की प्रधानता क्या है तो ये समास प्रधान होता है, ठीक है, समास प्रधान होता है प्रश्लिष्ट भाषा। इसके भी दो भेद होते हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट इसमें क्या होता है कि पूर्ण समास प्रधान हो गई और आंशिक इसमें अंशतः समास प्रधान हो गया। अब बात की जाए भाषाओं की तो पूर्ण समास प्रधान जो भाषा है प्रश्लिष्ट भाषा वो हो गई चेरोफी और जो आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा है वो हो गई बास्क, ठीक है। इस प्रकार से आपने सभी भेदों को पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया कि कौन सी भाषा के अंतर्गत क्या आता है। मुख्यतः भेदों के नाम पूछे जाते हैं, साथ साथ कौन कौन सी भाषाएं उसके अंदर शामिल हैं वो भाषाएं पूछी जाती है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। आगे हम अगला देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण, अर्थात एक परिवार की एक समान सी दिखने वाली उन भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। यानी कि ये जो परिवार है इसको वंश के आधार पर वंशात्मक, वंशानुक्रमिक अर्थात वंश के क्रम के अनुसार चलने वाला, कुल के आत्मक, कुलात्मक चलने वाला, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं किसको, पारिवारिक वर्गीकरण को। अब देखिए पारिवारिक वर्गीकरण में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो पारिवारिक वर्गीकरण में रचना का तत्व और अर्थ तत्व ये दोनों बातें ध्यान में रखी जाती है। यानी कि रचना किस प्रकार से हुई है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जेनेटिक, तो यहाँ पे वही चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, रचना तत्व और अर्थ तत्व, यानी कि दोनों का अर्थ अगर एक ही प्रकार से निकल रहा है, भाषाओं का एक ही अर्थ हो रहा है तो एक ही परिवार के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो रचना तत्व और अर्थ तत्व इन दोनों का ध्यान रखा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण में। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। जिस प्रकार देखिए एक परिवार में उसके पूरे इतिहास को आधार बनाकर परिवार का हम लेखा जोखा देखते हैं, उसी प्रकार भाषाओं में भी यही है कि पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के पूरे इतिहास को आधार बनाया जाता है, पूरे तरीके से उसको पूरा पिछला उसका देखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण आधार बताए हैं विद्वानों ने वो आधार है पद की रचना, वाक्य की रचना, ध्वनि उसका, अर्थ उसकी, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, तो पहला तो है उसकी पद रचना, उस भाषा की कौन कौन सी भाषा की पद रचना एक समान सी है, उसको एक परिवार के अंतर्गत रखा गया। वहीं वाक्य रचना अगर एक प्रकार से हो रही है तो उसको भी एक परिवार के अंतर्गत रखा गया। ध्वनि में अगर साम्यता है ध्वनि में
तो भी एक परिवार के अंतर्गत रखा गया। अर्थ में यदि साम्यता है तो एक ही परिवार के अंतर्गत रखा गया। वहीं शब्द में यदि एक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो एक प्रकार के शब्दों को एक प्रकार की भाषा के परिवार के अंतर्गत रखा गया। वहीं स्थानिक समीपता के कारण बहुत सारी भाषाएं आपस में मिली जुली सी प्रतीत होती हैं, तो इसको भी एक परिवार के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण में आपको इन्हीं 6 बिंदुओं को ध्यान रखना है और ये पारिवारिक वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रचना और अर्थ तत्व इन दोनों को आधार बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण को किया गया है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विश्व की भाषाओं में कौन कौन से परिवार आते हैं और फिर हमारा भारोपीय परिवार जिसके अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा और बहुत सारे हमारे भाषा परिवार भारत के आते हैं। साथ साथ एशियाटिक और भी बहुत सारे भाषा परिवारों पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में विश्व की अनेक भाषाओं के परिवारों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।